स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स देखते हैं। उसमें पहले देखते हैं सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अकरेंस देखते हैं। उसमें पहले कैसे हम लोग देखेंगे कि यह अकर हुआ है। तो रेवेन्यू जो होता है वो ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए। इनवॉइस एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए। कैंसल इनवॉइस को रिकॉर्ड नहीं करा गया है ना, वो भी चेक करना है। टेस्ट चेक देखना है फ्यू इनवॉइस का एंटिटीज़ के। कंफर्मेशन लेना है कि जेन्यून है ना, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया है वो जेन्यून है ना। फिक्टिशियस कस्टमर्स तो कोई नहीं है ना, वो भी चेक कर लेना है। शिपमेंट विदाउट कंसेंट, अगर कस्टमर्स का कंसेंट नहीं था और फिर भी शिप कर दिया, वैसा तो कुछ नहीं है ना। अनअर्नड रेवेन्यू तो नहीं है ना। सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज़ अबाउट द कलेक्टिबिलिटीज़, सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज़ देखनी कलेक्टिबिलिटीज़ को लेके कि जो हमारा डेटर है क्या वो इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गया ना, क्या वो बैंकरप्ट तो नहीं हो गया ना, वैसा कुछ तो नहीं है ना, वो भी देख लेना है। कस्टमर्स ऑब्लिगेशंस कंटिजेंट ऑन द अदर एक्शंस, कस्टमर्स का ऑब्लिगेशंस कंटिजेंट होता है कोई अदर एक्शंस के ऊपर, तो वो भी देख लेना है। सब्सिक्वेंट ऑफ द सेल्स इनवॉइस देख लेना है। सीक्वेंस ऑफ द सेल्स इनवॉइस देख लेना है कि सेल्स के जो इनवॉइस है वो सीक्वेंस में ही है ना। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स अगर कोई है तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स अगर कोई है तो एंट्रीज देख लेनी है कि यूज डिस्काउंट्स तो दिए नहीं गए ना, ऐसे कोई तो ट्रांजेक्शन्स नहीं है ना। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स जैसे हम लोग बोलता है। रेशियोज ऑफ द सेल्स रिटर्न टू द सेल्स देख लेना है, उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेना है। रीजंस पूछना है कि क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज है डिक्रीज है मैनेजमेंट से। सेल्स रिटर्न्स जो है उसको इन्वॉइस के साथ, चलान्स के साथ, क्रेडिट नोट्स के साथ, स्टॉक रजिस्टर्ड के साथ चेक कर लेना है। कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे तो कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ के अंदर क्या देखेंगे तो करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है ना जो सेल्स है, क्या वो प्रॉपरली करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया गया ना, ऐसा तो नहीं हो गया ना कि नेक्स्ट ईयर का सेल्स इस साल रिकॉर्ड कर दिया हो। सेल्स नॉट टेम्पर्ड, सेल्स टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए पीरियड एंड पे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कैसे देखेंगे तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड किया जाना चाहिए तो इनवॉइस डेट पे या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होता है तब। तो इनवॉइस डेट पे नहीं होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफ़र होता है तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। वेरीफाई करना है क्रेडिट नोट्स को इश्यू किया गया है आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। कि ऐसी तो कोई क्रेडिट नोट नहीं है ना जो आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड इश्यू की गई है। ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए पहले रेवेन्यू दिखा दिया गया हो और फिर उसके बाद 31 मार्च के बाद अप्रैल महीने के अंदर उसी को क्या कर दिया हो, सेल्स रिटर्न बता दिया गया हो। तो वैसा भी देख लेना है आपको कि ऐसा तो कुछ नहीं किया गया ना। वो क्या होता है, क्रेडिट नोट्स होता है, वो क्रेडिट नोट्स को वेरीफाइड कर लेना है कि इश्यू अगर आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड तो नहीं की गई ना। फिक्टिशियस सेल्स ईयर एंड, ऐसा भी देख लेना है कि कोई फिक्टिशियस सेल्स तो नहीं है ना ईयर एंड के ऊपर, ताकि इन्फ्लेट कर दिया जाए। प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए हो सकता है मैनेजमेंट फिक्टिशियस सेल्स बता दे, तो उसको भी चेक कर लेना है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। शिपिंग डेट देख लेनी है, उसको किसी सेल्स जनरल से हम लोग को वेरीफाइड कर लेना है। क्वांटिटी देख लेनी है, सेल्स रजिस्टर्ड से हमको उसको देख लेंगे। टोटल गुड्स डिस्पैच एज पर द स्टॉक रिकॉर्ड, टोटल गुड्स जो भी डिस्पैच है क्या वो एज पर द स्टॉक रिकॉर्ड मैच कर रहा है ना, वो भी देख लेना है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से मैच कर रहा है ना, स्टॉक रिकॉर्ड से मैच कर रहा है ना, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड से मैच कर रहा है ना। जीएसटी रिटर्न्स देख लेना है। जीएसटी रिटर्न्स देख लेना है कि जो रेवेन्यू है उसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया गया है ना पीएनएल के अंदर। जीएसटी रिटर्न से हमको पता चल जाएगी कि हाँ इतना ही रेवेन्यू जीएसटी के अंदर बताया गया है और इतना ही हमारे बुक्स के अंदर भी है। रीजनेबिलिटी चेक कर लेनी है। रीजंस फॉर द वेरियांस, रीजनेबिलिटी चेक, रीजनेबिलिटी लगाकर हम लोग अगर कोई रीजंस होता है, वेरियांस होता है तो वो भी हम लोग मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि क्यों ये वेरियांस आ रहा है। मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे तो चेक करना है फ्यू ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को चेक कर लेंगे। एग्जामिन इन डेप्थ, यानी थोड़े ट्रांजेक्शन्स हम लोग लेंगे और उसको इन डेप्थ चेक कर लेंगे। क्या क्या चेक करेंगे उसके अंदर, इन डेप्थ के अंदर एवरी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट, हर अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट देख लेंगे। रिकॉर्डेड है ना एवरी स्टेज के ऊपर। मतलब जैसे लेजर्स हो गया, फिर ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर एंट्रीज हो गई, ये सब को हम लोग देख लेंगे। एवरी स्टेज जो होता है उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड किया गया है ना। मेजर्ड एक्यूरेटली, उसको मेजर्ड किया गया है ना एक्यूरेटली। इंसेंटिव्स डिस्काउंट्स भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं ना। अकाउंट्स टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज़, अकाउंटिंग प्रॉपरली किया गया है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज़ के हिसाब से ही किया गया है ना। AS11 के हिसाब से देख लेंगे। एक्सपोर्ट सेल्स है अगर कोई तो AS11 को प्रॉपरली डील किया गया है ना, AS11 के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है ना, वो सब देख लेंगे। सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड AS9 के हिसाब से किया गया है ना, वो देख लेंगे। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या देखेंगे, शेड्यूल 3 यहाँ पर पार्ट 2 आएगा। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वेदर जो डिस्क्लोजर है ऑफ द सेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ द गुड्स
हैज़ बीन मेड। देख लेंगे कि जो डिस्क्लोज़र होता है सेल्स का इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ द गुड्स, क्या वो प्रॉपर्ली मेड किया गया है ना। और क्या देखेंगे, वेदर जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है उसको भी डिस्क्लोज किया गया है ना सेपरेटली नोट्स के अंदर, एज अ रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम, किस किस से रेवेन्यू अराइज हो सकता है, तो सेल्स ऑफ द ऑपरेशंस इसका प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर देना होता है कि सेल्स फ्रॉम द ऑपरेशन से कितना आया इंक्लूडिंग द एक्साइज ड्यूटीज़, सेल्स ऑफ द सर्विसेज से कितना है और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ कितने हैं, वेदर जो ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है ऑन द सेल्स एंड on the sales other than the usual trade discount has been disclosed। यानी जो ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट होता है, ब्रोकरेज और डिस्काउंट होता है उसका भी डिस्क्लोजर हमको देना पड़ता है, उसको भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है ना सेल्स के अंदर से। जो भी ब्रोकरेज और डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होता है वो तो पहले ही कट जाता है तो उसको तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अंदर से सेल्स में से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो ब्रोकरेज डिस्काउंट होता है इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो इसको डिस्क्लोज किया गया है ना प्रॉपर्ली। वो भी देख लेना है, वेदर जो ट्रांजेक्शन्स है विद रिलेटेड पार्टीज़ वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है ना नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, वो भी देख लेना है। अदर इनकम में कौन सी इनकम आती है, तो इंटरेस्ट इनकम आती है, डिविडेंड इनकम आती है, इनकम डिविडेंड इनकम आती है, फिर क्या आता है गेन लॉस आता है ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इंटरेस्ट ऑन द एफडी अगर हम लोग देखें तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ना टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सब देख लेंगे। डिविडेंड रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन, डिविडेंड को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब एंटिटीज़ का राइट होता है, जब एंटिटी का राइट होता है रिसीव करने का, वो एस्टाब्लिश हो, प्रॉबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, अमाउंट जो होती है वो मेज़र की जानी चाहिए रिलायबली, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं डिविडेंड को। गेन ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल फ्रॉम द एंटिटी, जब ट्रांसफ़र हो जाता है टाइटल एंटिटीज़ के पास से तब इसको रिकॉर्ड किया जाता है गेन्स ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पर कैसे रिकॉर्डिंग होता है, तो रिडम्पशन प्राइस में से माइनस किया जाता है कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर कैरिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी तो उससे किया जाता है। अकरेंस कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट कैसे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी का, तो ऑब्टेन करना है लिस्ट, पहले लिस्ट मंगा लेनी है कि एफडी कितनी ओपन की गई है पूरे ईयर के अंदर, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट उसका क्या है, नंबर्स ऑफ द डेज कितने हैं जहाँ से वो आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द पीरियड। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेनी है, एफडी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड देख लेना है, उसको डायरेक्ट कन्फर्मेशंस ले लेना है बैंक से या एफडी जिसके भी पास रखा है उससे डायरेक्ट कन्फर्मेशन हम लोग ले लेंगे। कन्फर्मेशंस ऑफ द इंटरेस्ट इनकम, कन्फर्म कर लेना इंटरेस्ट इनकम को कैसे कैलकुलेट करके, एंटिटी कैलकुलेशंस ऑफ द एंटिटीज से कि एंटिटीज़ ने भी उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया गया ना, वो देख लेना है। AIS या तो TDS या तो 26AS से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट की इनकम आ रही होती है तो उसके अंदर इंटरेस्ट की इनकम से हम लोग देख लेंगे कि हाँ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड किया गया है कि नहीं किया गया है। फॉर द डिविडेंड, डिविडेंड के लिए वेरीफाइड करना पड़ता है हमको इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जब एंटिटीज़ का राइट टू रिसीव होता है पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, अगर वो एस्टैब्लिश हो जाता है तब वेरीफाइड करना पड़ता है गेन लॉस को ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है अदर इनकम के अंदर, जब ओनली ऑन जब ट्रांसफ़र किया जाता है टाइटल फ्रॉम द एंटिटी एंड डिटरमाइन किया जाता है एज डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन प्राइस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने ऊपर बोला वही सब चीज़ें हैं। फॉर द पर्पस ऑब्टेन करना है म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को, ट्रेस करना है गेन लॉसेस को जो कि रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टू द गेन लॉसेस एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट्स के अंदर से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि प्रॉपर है या नहीं है। डिस्क्लोजर से देख लेंगे, डिस्क्लोजर के अंदर क्या आता है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वेदर अदर इनकम जो है उसको क्लासीफाइड किया जाता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन लॉस ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसके अंदर नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द इनकम होता है उसको माइनस करके आता है। डिस्क्लोज इनकम की नोट्स देनी है हमको, कंपनी डिटेल देती है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया था इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, जो कि सरेंडर हुआ है या तो डिस्क्लोज हुआ है इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी टैक्स असेसमेंट हुआ उसके अंदर से यहाँ पर इनकम निकली और उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है। तो वैसी कोई इनकम होती है उसको हम लोग अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं, और अनडिस्क्लोज इनकम को अगर टैक्स असेसमेंट के अंदर इनकम टैक्स के टैक्स असेसमेंट के अंदर निकलती है तो उसको भी कंपनी को नोट्स के अंदर दिखाना पड़ता है, सच एज सर्च और द सर्वे या तो एनी अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961, ये जो टैक्स असेसमेंट हुआ ये कैसे हुआ, सर्च हो गया या तो सर्वे हो गया, उसके अंदर से ये इनकम हमको निकली और ये हमको नोट्स के अंदर दिखानी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अनलेस देयर इज़ एन इम्यूनिटी, कब तक ये जब नहीं दिखानी पड़ती है तब, ये कब नहीं दिखानी पड़ेगी हमको,
कब डिस्क्लोज़ नहीं करनी पड़ेगी? जब हम लोग सामने से चल के डिस्क्लोज़ कर देते हैं इनकम को। ऐसी कोई स्कीम आती है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर द डिस्क्लोजर्स अंडर एनी स्कीम्स एंड ऑल्सो shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of the accounts during the year। यानी कि अगर टैक्स असेसमेंट के अंदर से हमारी कुछ भी इनकम निकलती है तो वो हमारी अनडिस्क्लोज इनकम होती है और उसको हमको यहाँ पर नोट्स के अंदर प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये टैक्स असेसमेंट के अंदर हमारी ये इनकम निकली है। और अगर हम लोग सामने से चल के इनकम टैक्स को डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि ये हमारी अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसको यहाँ पर डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम आती है, उस स्कीम के अंदर हम लोग जाकर डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि ये हमारी अनडिस्क्लोज इनकम थी, तो उस केस के अंदर हमको यहाँ पर नोट्स के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परचेस देख लेंगे। परचेस के अंदर क्या है, तो अकरेंस के अंदर क्या है, परचेस आर नॉट अंडरस्टेटेड या तो ओवरस्टेटेड। परचेस अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। फिक्टिशियस वेंडर्स देखेंगे, रिव्यू करना है उसके लिए। फिक्टिशियस वेंडर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो रिव्यू करना है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। वेंडर की सिलेक्शन प्रोसेस को रिव्यू कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि फिक्टिशियस वेंडर्स तो नहीं है ना। गुड्स रिकॉर्डेड एट अ फैक्ट्री गेट। गुड्स को क्या रिकॉर्ड किया जाता है, फैक्ट्री गेट के ऊपर। जैसे ही गुड्स आते हैं तो उसको फैक्ट्री गेट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्रीज इन द सिक्योरिटी गेट इनवर्ट रजिस्टर्ड। क्या जो एंट्री होती है, सिक्योरिटी एंट्रीज होती है, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी गेट के ऊपर इनवर्ट रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है गुड्स के लिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स। क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जा रहा है गुड्स का, उसके बाद ही उसको इन्वर्ट कर किया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, वो सब हम लोग चेक करेंगे। GRN देखेंगे। गुड्स रिसीव नोट्स होती है उसको देखेंगे, क्या उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया गया है, साइन किया गया है। अप्रूवल परचेज इनवॉइस का देख लेंगे, 2 वे 3 वे मैच कर लेंगे। स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट, स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेटेड है ना, वो भी चेक कर लेंगे। परचेस इनवॉइस ओरिजिनल देख लेंगे। परचेस इनवॉइस बुक्ड ओनली वंस। जो भी परचेस इनवॉइस्ड है वो एक ही बार बुक किया गया है ना, ऐसा तो नहीं ना डुप्लीकेट कर दिया गया हो, तो वैसा भी देख लेंगे हम लोग। रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है एंटिटीज़ को, तभी परचेस इनवॉइस जनरेट किया गया है ना, वो भी देख लेंगे हम लोग। FOB CIF देख लेंगे। FOB एंड FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड एंड CIF होता है CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये सब क्या होता है, तो ये बीच में कंपनी और जो जिससे कंपनी परचेस कर रही है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि कॉस्ट कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की जो होती है वो कौन बेयर करेगा, वो सब यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, तो वो भी चेक कर लेंगे कि उसके हिसाब से ये सब रिकॉर्डिंग की गई है ना। इन्वॉइसेस नेम ऑफ द एंटिटीज़ के ऊपर ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई दूसरी एंटिटीज़ के नेम का इन्वॉइस इसको रिकॉर्ड कर दिया गया है परचेस के अंदर ताकि प्रॉफिट कम दिखे, तो वैसा भी देख लेंगे कि इन्वॉइस जो है वो एंटिटीज़ के नेम के ऊपर, नेम के अंदर ही है ना। डिफरेंट ब्रांचेस देख लेंगे। एड्रेस टू द अप्रोप्रिएट ब्रांच। अगर डिफरेंट ब्रांचेस है कंपनी की, तो जो इन्वॉइस है वो एड्रेस कर रहा है ना ब्रांच को, अप्रोप्रिएट ब्रांच को, वो भी देख लेंगे। इनपुट टैक्स कंपोनेंट्स देख लेंगे, क्या उसको प्रॉपर्ली बुक्ड किया गया है ना। रिटर्न्स के अंदर से इसको कंपेयर कर लेंगे और उसको भी देखेंगे क्या उसको प्रॉपर्ली बुक किया गया है ना। रिलेटेड पार्टीज़ देख लेंगे कि रिलेटेड पार्टीज़ के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन किया गया तो अप्रूवल बोर्ड की ली थी ना, वेरीफाइड कर लेंगे। सिलेक्टेड सैम्पल्स को ARP लगा देंगे, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगा के चेक कर लेंगे कि प्रॉपर है ना। परचेसिस को कैपिटलाइज्ड करना है या P&L में डालना है, यानी कैपिटलाइज्ड नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के, उसको भी प्रॉपर्ली बाइफरकेट किया गया है ना, वो भी सब हम लोग चेक कर लेंगे। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है तो जनरल एंट्रीज से हम लोग देख लेंगे। कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट के लिए क्या देखेंगे, तो परफॉर्म कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ यानी कि जिस पीरियड के ट्रांजेक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड किए गए ना, वो देख लेंगे। करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किए गए ना, उसके अंदर हम लोग कैसे ये हम लोग चेक करेंगे, तो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन एट द पीरियड एंड का देख लेंगे और उसके इन्वॉइसेस और सब मंगा कर हम लोग चेक कर लेंगे। GIT देख लेंगे, गुड्स एंड ट्रांजिट्स अगर कोई है तो अकाउंटिंग उसका कैसे किया गया है, एग्रीड टर्म्स के हिसाब से किया गया है ना, वो भी देख लेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं, किसके पास से, मैनेजमेंट के पास से। ARP लगाएंगे, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द परचेसेस देखेंगे, कैसे क्वांटिटी एंड प्राइस के बेसिस के ऊपर। उसके अंदर 3 मेथड है, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस एंड रेशियो। कंजम्पशन एनालिसिस में क्या है, तो रॉ मटेरियल जो भी कंज्यूम है उसको हम लोग किससे कंपेयर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक एज पर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर कोई सिग्निफिकेंट वेरिएंस है तो मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि क्यों ये वेरिएंस आ रहा है। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस देखेंगे, रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज
रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज देख लेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ द टोटल स्टॉक से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। रेशियोज देख लेंगे तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेंगे। रिव्यू कर देंगे क्वांटिटेटिव कंसीलिएशंस, रिकन्सिलिएशन, क्वांटिटेटिव रिकन्सिलिएशन रिव्यू कर लेंगे। क्वांटिटेटिव रिकन्सिलिएशन यानी क्वांटिटी का रिकन्सिलिएशंस करके देख लेंगे ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। जो भी उन लोगों ने किया होगा उसको सिर्फ हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेस माइनस बाय कंजम्पशन करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, वो देख लेंगे हम लोग। डिस्क्लोजल्स परचेस का देखेंगे। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो परचेज स्टॉक इन ट्रेड के अंदर है, क्या उसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया गया ना। जहाँ पर भी चेंजेस होते हैं इन्वेंटरीज ऑफ दी फिनिश गुड्स के अंदर, स्टॉक इन ट्रेड्स के अंदर एंड वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, क्या उसको भी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया गया है ना। ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड पार्टीज़ के, क्या उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है ना नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस को कैसे देखेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है, तो कंसिडरेशन होता है द एम्प्लॉयज़ फॉर द लेबर, यानी जो भी कंसिडरेशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को उनके लेबर वर्क के लिए, उसको हम लोग क्या किसके अंदर डालते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एसोसिएटेड एक्सपेंस अगर कोई होता है तो परक्विजिट हो गया, बेनिफिट हो गया, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट हो गए, वो सब हम किसके अंदर रखते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स दी हायरिंग, वेलफेयर, ट्रेनिंग, बेनिफिट्स, ये सब हमारा किस में आता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस की, कैसे वो हायर कर रही है, अप्रेजल कैसे दे रही है, रिटायरमेंट प्रोसीजर्स कैसे लगा रही है। टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे क्या वो इफेक्टिव है ना। सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड। रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द टर्म्स देख लेंगे। रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द टर्म्स हम लोग देख लेंगे कि कौन से यहाँ पर सैम्पलिंग लगानी चाहिए, वो हम लोग सिलेक्ट करने के लिए हम लोग रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे, वो सब देख लेंगे हम लोग। सब्सटेंटिव ड्यूटीज़ प्रोसीजर्स, और क्या सब्सटेंटिव ड्यूटीज़ प्रोसीजर लगाएंगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल कैलकुलेशंस प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे, वो सब भी हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। अकरेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट कैसे देखेंगे, ऑब्टेन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज़ के प्रोसेस का, कैसे एंटिटीज़ कंप्यूट कैप्चर कर रही है, कैसे एंटिटीज़ कैप्चर कर रही है एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस कैसे एंटिटीज़ ले रही है। रिस्क क्या होता है इसके अंदर कि फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़ तो नहीं ना, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो एड्रेस देखेंगे, एम्प्लॉयज़ के एड्रेस देखेंगे और उनसे पर्सनली मीट करेंगे सैम्पल बेसिस के ऊपर, यानी मिलेंगे उनसे सैम्पल बेसिस के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे सैम्पल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनसे पूछेंगे उनका पेरोल, उनका डिपार्टमेंट क्या है, बैंक डिटेल्स, उनकी आईडी देखेंगे। ऑब्टेन करेंगे लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या देखेंगे हम लोग कि कितने नए हायर्स हैं, कितने लीव किए गए हैं, कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज़ कितने हैं। न्यू हायर्स के अंदर हम लोग सैंपल लेंगे और उसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग, अपॉइंटमेंट लेटर से कंपेयर करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो क्या दिया गया है, सेल्स ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पर सैलरी होगा, सेल्स नहीं है। सैलरी जो होती है फर्स्ट मंथ की एंड सब्सिक्वेंट मंथ की, क्या वो एग्रीड टर्म्स के हिसाब से है ना, जो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर थी उसके हिसाब से दी जा रही है ना, वो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। रिजाइंड के अंदर हम लोग सैंपल लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि फुल फाइनल कंप्यूटेशंस किया गया है ना, और उसको वेरीफाइड कर लेंगे कि सारे ड्यूज पेड कर दिए गए हैं ना, एम्प्लॉयज़ ने एक्नॉलेज किया गया है ना फाइनल कंप्यूटेशंस को, वो सब हम लोग देख लेंगे। मंथली सेल्स रजिस्टर्ड देखेंगे सारे 12 मंथ का। रीजनेबिलिटी देखेंगे, उसके अंदर एवरेज सेल्स देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे, मंथली एवरेज सेल्स से हम लोग कंपेयर करेंगे, या तो एम्प्लॉय से या तो मंथ से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। अगर कोई वेरिएंस निकलता है तो हम देखेंगे कि ये वेरिएंस क्यों आ रहा है, उसके अंदर से हम लोग रीज़न मांगेंगे, और अगर रीज़न हमको वैलिड लगता है तो सही है। हो सकता है वेरिएंस जो है वह एनुअल इंक्रीमेंट से हो रहा हो, या तो सीनियर एम्प्लॉयज़ जो है वो ज्वाइन कर रहा है, या तो लीव कर रहा है उसकी वजह से हो रहा हो, या तो बोनस दी जा रही है उसकी वजह से हो रहा हो। प्रोविजंस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकेजमेंट, इनका सबका प्रोविजन प्रॉपरली किया गया ना। पीएफ एंड ईएसआई के अंदर रीजनेबिलिटी लगाएंगे, बेसिक वेज रेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्लॉयज़ से, और फिर उसको देख लेंगे कि ये सब प्रॉपरली रिकॉर्डेड किया गया है ना, कंपेयर कर लेंगे रिकॉर्ड से। वेरिएंस अगर कोई है तो रीजन्स मांग लेंगे। मंथली डिपॉजिट चलान्स देख लेंगे, जो भी मंथली डिपॉजिट चलान्स देख लेंगे। ARP, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, ऐसे 520 के हिसाब से लगाई गई है ना। ओवरऑल हम लोग लगाएंगे, मतलब ARP हम लोग लगाएंगे ऐसे 520 के हिसाब से। ओवरऑल रीजनेबिलिटी चेक करेंगे इसके अंदर।
प्रोडक्शंस पर एम्प्लॉयज़ एनालिसिस, प्रोडक्शन पर एम्प्लॉयज़ एनालिसिस देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर इतना प्रोडक्शन हो रहा था पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, तो इस साल में कितना हो रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे कि उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि उस हिसाब से हमको जो भी फिगर आ रही है वो प्रॉपरली है ना, वो सब हम लोग देख लेंगे। यूनिट प्रोड्यूस पर एम्प्लॉयज़ देख लेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेंड से कंपेयर कर लेंगे, मैनेजमेंट से रीजन पूछेंगे अगर कोई वेरिएंस रहता है तो। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या देखेंगे तो शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है क्या वो क्लासिफाइड किए गए हैं सैलरी एंड वेजेस के अंदर, कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, सैलरी वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट एंड अदर फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये सब के अंदर क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज किया गया है ना प्रॉपरली, उसको सबको हम लोग देख लेंगे।